तो धर्मांतरण केस में बड़ी खबर आपको बता दें कि धर्मांतरण केस में उमर गौतम ने उगले हैं कई राज और एटीएस की पूछताछ में उमर गौतम ने कई राज उगले हैं। पाकिस्तान और अरब देशों से फंडिंग के सबूत मिले हैं। एटीएस के रडार पर है उमर और जहांगीर के करीब 50 साथी। उमर और जहांगीर के 5 साथियों पर एटीएस की खास नजर है। उमर और जहांगीर के 5 साथियों की जल्द गिरफ्तारी भी हो सकती है और करीब 4 दर्जन बैंक अकाउंट खंगाल चुकी है एटीएस की कई टीमें अलग अलग राज्यों में दबिश दे रही हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से, जहां धर्मांतरण केस में उमर गौतम ने अब तक कई राज उगले हैं। एटीएस के रडार पर है उमर और जहांगीर के करीब 50 साथी और अब इन तक पहुंचने की पूरी कोशिश है एटीएस की। उमर और जहांगीर के 5 साथियों की जल्द गिरफ्तारी भी हो सकती है। करीब 4 दर्जन बैंक अकाउंट्स खंगाल चुकी है एटीएस और कई टीमें अलग अलग राज्यों में दबिश दे रही हैं। 1000 से ज्यादा लोगों के धर्मांतरण की बात सामने आई और इसके साथ ही ये 2 साल से लगातार संदिग्ध गतिविधियां चला रहे थे। अब ऐसे में एटीएस की टीम इन राज खुलने के बाद उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है जो कि इनका साथ दे रहे थे। और इस वक्त सीधे रुख करेंगे लखनऊ का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुज इस वक्त जुड़ गए हैं। अनुज, एटीएस की पूछताछ में उमर गौतम ने अभी तक कई राज बता दिए हैं और अब कोशिश यही है कि इनके जो साथी हैं उन तक टीम पहुंचे। जी निश्चित तौर पे, और यही वजह है कि एटीएस यूपी एटीएस जो है लगातार इसमें पूरे मामले में इन दोनों से पूछताछ कर करीब 50 लोगों की लिस्ट फहरिस्त जो है वो एटीएस ने तैयार किया है, जिनको जल्द ही पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। और 5 लोग ऐसे हैं जिनकी गिरफ्तारी जल्द ही इस पूरे मामले में देखने को मिल सकती है। ये 5 वो संदिग्ध हैं जो लगातार उमर गौतम और जहांगीर की मदद कर रहे थे। इनके धर्मांतरण के लिए जो भी चीजें थी उनको मुहैया करा रहे थे, न सिर्फ डेटा बल्कि लोगों को उकसाकर इनके पास ला रहे थे। ये 5 लोग जो हैं इस वक्त यूपी एटीएस के निशाने पे हैं और जल्द ही इनकी गिरफ्तारी हो सकती है। और इसी वजह से यूपी एटीएस की कई टीमें जो हैं वो कई राज्यों में इस वक्त दबिश दे रही हैं। सूत्रों का यही कहना है कि इनकी गिरफ्तारी आज या कल में निश्चित तौर पे होनी है, क्योंकि इनके तमाम ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। साथ ही साथ जिस तरीके से ये बात सामने आई थी विदेशी फंडिंग की, पाकिस्तान और अरब देशों से जिस तरीके से फंडिंग हुई थी, इसको लेकर एटीएस ने 100 से ज्यादा बैंक अकाउंट एटीएस के रेडार पर है, जिसमें से 4 दर्जन से ज्यादा बैंक अकाउंट को अब तक एटीएस खंगाल चुकी है। निश्चित तौर पे कई सबूत एटीएस के हाथ लगे हैं, जिससे ये साफ होता है कि किस तरीके से विदेशी फंडिंग पूरे मामले में हो रही थी। बिल्कुल अनुज, देखिए जैसे आप जानकारी दे रहे हैं कि तमाम दस्तावेज जो है वो हाथ भी लगे हैं, लेकिन ये क्या पता चल पाया कि कितना ट्रांजैक्शन हुआ है, कब ये पैसा ट्रांसफर किया गया, कुछ और जानकारी? जी देखिए, ट्रांजैक्शन की पूरी बात एटीएस नहीं बता रही है, लेकिन पिछले 2 सालों में ट्रांजैक्शन जो है उसके अमाउंट जो है वो काफी तेजी से बढ़े हैं। हालांकि इससे पहले भी ट्रांजैक्शन की कुछ चीजें एटीएस के हाथ लगे हैं, लेकिन पिछले 2 साल से ये ट्रांजैक्शन काफी ज्यादा हो रहा था। ऐसे में साफ तौर पे एटीएस को अंदेशा है कि जिस तरीके से ट्रांजैक्शन हो रहा था, ऐसे में इनके टारगेट पे ज्यादा से ज्यादा लोग थे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये कन्वर्ट करना चाहते थे। और इसी वजह से फिलहाल जो है एटीएस इन दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ कर रही है, ताकि दोनों के बयान में कंट्राडिक्शन न देखने को मिल सके। तो निश्चित तौर पर अब एटीएस के हाथ कुछ नाम जरूर लगे हैं और जल्द ही इन नामों ये जो लोग हैं इनकी गिरफ्तारी देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ इस पूरे मामले में जो अल हसन एजुकेशन फाउंडेशन है जो कि लखनऊ का है, इसमें ये पदाधिकारी था उमर गौतम। ऐसे में इस फाउंडेशन के 7 लोग ऐसे हैं जो कि यूपी एटीएस के रडार पर है। इन 7 लोगों से भी यूपी एटीएस जो है जल्द ही पूछताछ करेगी। जी बिल्कुल अनुज, देखिए तमाम जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं वो लगातार चल रही थी, अब उन तक भी पहुंचना होगा, क्योंकि अभी हमने देखा कि अगर हम नोएडा की बात करें तो वहां पर भी मूक बधिर ये संस्थान चल रहा था, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि कौन इसे चला रहा है, कितने बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं, तो वहां तक भी अब पहुंचना होगा। जी निश्चित तौर पे जो तमाम संस्थाएं हैं, चूंकि इनका नेटवर्क जो है 14 राज्यों तक फैला हुआ था, 14 राज्यों के कई ऐसे एनजीओ थे जिनकी मदद से ये काम कर रहे थे, ये धंधा कर रहे थे।
ऐसे में ये तमाम एनजीओ जो हैं वो यूपी एटीएस के रडार पे हैं। इन तमाम एनजीओ के जो पदाधिकारी हैं उनसे यूपी एटीएस जो है पूछताछ कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि किस तरीके से ये पूरा नेक्सस चलता था और कितना बड़ा ये नेक्सस है। शुरू से ही यूपी एटीएस को अंदेशा है कि इस पूरे मामले में 100 से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं और इसी वजह से 50 लोगों की बाकायदा लिस्ट तैयार की गई है जिनसे जल्द ही पूछताछ किया जाएगा। कुछ और संदिग्ध हैं जिनके नाम के बारे में अभी एटीएस खुलासा नहीं कर रही है। कुछ सफेद पोश के नाम आए हैं, साथ ही साथ सरकारी कर्मचारी के नाम आए हैं जो कि बाकायदा इनको लिस्ट प्रोवाइड करते थे कि कैसे आपको ये ऐसे लोग हैं जिनका धर्मांतरण कराया जा सकता है। साथ ही साथ एक सफेद पोश का भी नाम आया है जो बाकायदा इनको फंडिंग करता था। तो फिलहाल इन नामों का खुलासा यूपी एटीएस नहीं कर रही है, लेकिन इनसे जल्द ही यूपी एटीएस पूछताछ करेगी। इस मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, तफ्तीश आगे बढ़ेगी, कई चौंकाने वाली खुलासे सामने आ सकते हैं। अभी यूपी एटीएस का साफ तौर पे यही कहना है कि टेरर एंगल को भी खंगाला जा रहा है कि क्या इसके पीछे मकसद टेरर एंगल तो नहीं था। इस बाबत भी अभी यूपी एटीएस पूरे मामले में तफ्तीश करेगी। बिल्कुल अनुज, देखिए इसको लेकर अलग अलग जगह पर छापेमारी भी चल रही है और हो सकता है कि जैसे जैसे इस पूरे मामले की तह तक जाना हो एटीएस की टीम को, तो अलग अलग राज्यों में भी इनको ले जाकर वहां भी सुराग उगाले जाएंगे। निश्चित तौर पर, और इसी वजह से 7 दिन की रिमांड ली गई है। 7 दिन की रिमांड लेते समय जो दस्तावेज कोर्ट के सामने यूपी एटीएस ने पेश किया था उसमें साफ तौर पर यूपी एटीएस ने लिखा था कि उन्हें कॉल डिटेल खंगालना है। साथ ही साथ चूंकि इनका नेक्सस जो है वो 14 राज्यों तक फैला हुआ है, इसलिए इन तमाम जगहों पे इन लोगों को ले जाना है। तो निश्चित तौर पे देखने को ये मिल सकता है कि आगे आने वाले दिनों में यूपी एटीएस इनको तमाम राज्यों में ले जाए जहां पर इनका नेक्सस फैला हुआ था और उन तमाम लोग जो संदिग्ध हैं उनके सामने इनको बैठाकर पूछताछ करें। तो फिलहाल जो है तफ्तीश जो है वो लगातार जारी है। बैंक अकाउंट को खंगाला जा रहा है, एक अलग टीम गठित की गई है। फिनेंशियल जो ट्रांजैक्शन हुए हैं उसके लिए बाकायदा एक स्पेशलिस्ट टीम जो है वो गठित की गई है जो कि पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है कि किस तरीके से विदेशों से फंडिंग हो रही थी। साथ ही साथ कुछ टीमें अलग अलग बनाई गई हैं जो अलग अलग राज्यों में जा रही हैं। जो तमाम एनजीओज हैं उनके पदाधिकारियों से पूछताछ कर रही है, पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या उनकी इन्वॉल्वमेंट थी, क्योंकि जो फंडिंग हुई है ये तमाम फंडिंग जो है वो एनजीओ के जरिए ही हुई है। आईडीसी जो है वो मेन था जिसके जरिए ये लोग धर्मांतरण कराते थे। आईडीसी के तमाम जो लोग और हैं उनसे भी यूपी एटीएस की टीम पूछताछ कर रही है। उसके कुछ लोग बिल्कुल अनुज, देखिए जब से इन 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है तब से एक के बाद एक कई खुलासे भी हो रहे हैं। जो पीड़ित थे अब वो भी सामने आ रहे हैं और वो भी कह रहे हैं कि कैसे डर पैदा हो गया था उन लोगों को अपनों से ही। जी निश्चित तौर पर हम कल लखनऊ के ही 2 अगर पते की बात करें जहां पे 2 लड़कियों का धर्मांतरण कराया गया था, उसमें एक लड़की के घर पेरेंट्स के पास हम पहुंचे थे। पेरेंट्स काफ़ी दुखी थे, उनको पता ही नहीं था कि उनकी बेटी का धर्मांतरण हो चुका है। साथ ही साथ दूसरे जो पेरेंट्स थे वो भी काफ़ी दुखी थे। उनका ये कहना था कि बहला फुसला कर धर्मांतरण कराया गया है। तो कई ऐसे पीड़ित हैं जो सामने आए हैं जिनके बच्चों को जिनके घर की बेटियों को बहला फुसला कर या प्रलोभन देकर या डरा धमका कर उनका धर्मांतरण कराया गया है। तो अभी जैसे जैसे पूरे मामले की परतें खुल रही हैं, पीड़ित भी सामने आ रहे हैं, साथ ही साथ कुछ संदिग्धों के नाम भी सामने आ रहे हैं, सफेद पोस्ट से लेकर सरकारी कर्मचारी तक के नाम सामने आ रहे हैं। और निश्चित तौर पे ये एक छोटा रैकेट नहीं है, क्योंकि उमर गौतम जिस तरीके से उसके वीडियो सामने आए उसमें साफ तौर पे वो ताल ठोक कर ये बातें कर रहा था कि वो धर्मांतरण करा रहा है और उससे कई लोग मिलने के लिए आ रहे हैं। वो उस वीडियो में को अगर देखा जाए तो उसमें साफ तौर पर ये बात भी कह रहा है कि वो विदेशों तक करीब 2 सालों में उसने कहा कि वो तमाम देशों में जा चुका है और वहाँ के लोग भी उससे धर्मांतरण के लिए संपर्क साध रहे हैं। ऐसे में यूपी एटीएस का साफ तौर पे यही कहना है कि इनके जो जाल थे वो देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक फैले हुए थे। बिल्कुल अनुज, लेकिन देखिए सबसे अहम सवाल ये हो जाता है कि पिछले 2 सालों से सब कुछ चल रहा था लेकिन किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगी और जब 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई उसके बाद ये अहम खुलासे हुए हैं। जाहिर तौर पर यह माना ही जाएगा कि सरपरस्ती मिल रही थी कुछ लोगों की जिसके शहर पर ये सब काम कर रहे थे। निश्चित तौर पे, और यही वजह है कि यूपी एटीएस का साफ तौर पे यही कहना है कि तफ्तीश जैसे आगे बढ़ रही है इसमें कई नाम उनके सामने आए, जैसे कि एक सफेद पोश का नाम आया, असम के एक नेता का नाम सामने आया,
एक सरकारी कर्मचारी का नाम सामने आया जो बाकायदा इनको डेटा मुहैया कराया करता था। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सरपरस्ती जरूर रही थी। इसी वजह से ये बेखौफ होकर इस तरीके का धंधा कर रहे थे। धर्म के नाम पर ये जो अधर्म का धंधा कर रहे थे, इस बाबत कहीं ना कहीं इनको जरूर सरपरस्ती मिल रही थी, किसी का सहयोग मिल रहा था। इस वजह से ये इस तरीके की चीजें कर रहे थे। फिलहाल एटीएस का यही कहना है कि तफ्तीश जो है वो जारी है, पूछताछ इनसे की जा रही है। बिल्कुल, तो तफ्तीश लगातार जारी है, पूछताछ भी हो रही है और आने वाले वक्त में कुछ और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं, कई अहम खुलासे भी हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।